छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है, पहुंचा हुआ है और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें जगदलपुर की तो वहां पर अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग यहां पर गर्म कपड़ों का सहारा लेने के साथ साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं और सुबह होते ही यहां पर धुंध और कोहरे से भरी हुई सुबह देखने को मिली है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई जिलों में शीतलहर के अलर्ट है और कई जिलों में यहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे भी है। बात करें छत्तीसगढ़ में तो सबसे ठंडा यहां अंबिकापुर है जिसका तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं सबसे गर्म जिला जो है वो जगदलपुर है जिसका अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और यहां कड़ाके की ठंड के बीच लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में भी तकलीफ हो रही। कई जिलों में यहां पर बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी बढ़ाई गई है और साथ ही यहां पर लंबे समय के लिए इस टाइमिंग को जब तक ठंड रहेगी तब तक रखने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है, कई जिलों में यहां पर शीतलहर का अलर्ट है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में खासकर शीतलहर का खासा अलर्ट देखने को मिला है। 10 डिग्री से नीचे कई जिलों में यहां पर तापमान है और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस जो सबसे कम है प्रदेश में वो दर्ज किया गया है। साथ ही खैरागढ़ में भी यहाँ पर ठंड देखने को मिली है जहाँ ठंड का प्रकोप दिखा है। तो कई जिलों में यहाँ पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और आने वाले कई दिनों तक यानी कि 2 से 3 दिनों तक और तेज ठंड का अनुमान भी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बालोद से दिलेश्वर देवांगन जुड़ चुके हैं। दिलेश्वर, बालोद में किस तरह की तस्वीर ठंड को लेकर सामने आ रही है, लोगों की किस तरह की दिनचर्या है और क्या तापमान है वहां पर? बिल्कुल चिरायु, जिस तरीके से ठंड का कहर पूरे देश और प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, बालोद जिले में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। बालोद जिले में लगभग एक सप्ताह से मैं बता दूं कि लगभग 10 से 11 डिग्री तापमान सुबह और शाम के समय देखने को मिलता है। इसके साथ ही जैसे ही सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, इसके साथ ही तापमान थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है, लेकिन सुबह और शाम को खासतौर पर ज्यादा ठंड देखने को मिलता है। मैदानी इलाका और पठारी इलाका भी है, जंगली इलाका भी है, जिसके कारण से ठंड जो है जंगल इलाके में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों की दिनचर्या सुबह तो बेहद लेट से देर से सोकर उठते हैं क्योंकि लोग जो है सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि सुबह की दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक को भी शामिल किए हैं। वैसे लोग सुबह निकल जाते हैं, सुबह सोकर उठ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है तो वो सूर्य के उगने के बाद ही सूर्य के उगने का इंतजार करते रहते हैं और शीतलहर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण से लोगों की दिनचर्या सूर्य उगने के बाद से ही शुरू होती है। चिराई जी दिलेश्वर, साथ ही में मौसम विभाग ने भी यहाँ पर जानकारी साझा की है कि आने वाले दिनों में और तेज ठंड पड़ सकती है। इस पर यहाँ पर प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की है? बिल्कुल, लगातार हर साल जिस तरीके से ठंड का मौसम आता है, ठंड के मौसम की शुरुआत से ही प्रशासन की ओर से खासी तैयारियां कर ली जाती है। कई लोग जो है फुटपाथ के किनारे में सोए रहते हैं, फुटपाथ के किनारे अपने जिंदगी का गुजारा करते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है उसके रहने का ठिकाना नहीं होता, उनके लिए साल कंबल की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बार उस तरीके से इंतजाम न ही प्रशासन की ओर से देखने को मिले हैं और न ही नगर पालिका प्रशासन की ओर से। किसी भी नगरीय निकाय में अब तक की ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि प्रशासन की ओर से इस तरीके से व्यवस्था की जाए। इसके अलावा प्रशासन की ओर से एक और व्यवस्था की जाती है कि जगह जगह चौक चौराहे जो है खासतौर पर शहरी इलाकों में वहां पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाती है। ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी को लेकर सभी को यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिए और यहाँ पर गर्म कपड़ों का सहारा लेना चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, खबर खैरागढ़ से है जहां पर ठंड का कहर देखने को मिला है। जिले में शीतलहर चल रही है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़े पहनकर लोग बाहर निकल रहे हैं और चाय का सहारा लेते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खैरागढ़ से तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग सुबह होते ही यहाँ पर अपने रोजमर्रा के कामों में तो लग जाते हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप इतना कड़ाके का है कि लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो लोग एक तरह से यहाँ पर ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर गर्म कपड़े पहनकर चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ पर नज़ारे सामने आए, जिससे पता चल रहा है कि खैरागढ़ में किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां अमित बघेल की आज पुलिस रिमांड खत्म होने जा रही है। आज 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होगी और पुलिस फिर से एक बार अमित को कोर्ट में पेश करेगी। धार्मिक टिप्पणी का ये पूरा मामला था जिसमें अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया, आरोप पाए गए। रायपुर के 2 थानों में अमित बघेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद लंबे समय तक अमित फरार थे। उसके बाद अब जाकर उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया गया और इसके बाद गिरफ्तारी के बाद उनको रिमांड पर भेजा गया था और 3 दिन की रिमांड आज खत्म होगी। ये पुलिस रिमांड जब खत्म होगी तो 3 दिन बाद, आज पुलिस रिमांड के बाद पुलिस फिर से कोर्ट में पेश कर सकती है और धार्मिक टिप्पणी से जुड़े इस मामले पर यहां पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो अमित बघेल पर यहां पर कई तरह के आरोप लगे थे, विवादित टिप्पणी का बयान था। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं लाइव। खोमन, अमित बघेल की आज पुलिस रिमांड खत्म होगी, किस तरह की कार्रवाई आज देखने को मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से अमित बघेल के ऊपर आरोप लगा है चिरायु, उसको देखते हुए आगामी 7 दिनों के लिए और पुलिस रिमांड में जो है पुलिस ले सकती है, क्योंकि आज कोर्ट में पेश किया जाएगा दोपहर करीब 2 बजे के करीब। तो ऐसे में पुलिस ये कोर्ट से मांग करेगी कि 7 दिनों तक और पुलिस रिमांड पर लेने की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप लगे अलग अलग राज्यों में, जिस तरीके से FIR दर्ज किया गया है, जानकारी मिल रही है कि छिंदवाड़ा और देवेंद्र नगर में और भी FIR किया गया। तो सारी चीज़ों को जो है समेटते हुए किस तरीके से आने वाले दिनों में पुलिस और कार्रवाई करेगी, यही कारण है कि आज जब दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो 7 दिनों को और जो है कोर्ट से समय मांगे जाएगा, ताकि पूछताछ और भी किया जा सके, जो कार्रवाई है उस पर और तेजी ला सके। जी खोमन, ये वाकई एक विवादित और संवेदनशील मामला था जिस पर बारीकी से कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर खैरागढ़ से है, जहां छुई खदान में किसान महासम्मेलन का कांग्रेस संगठन द्वारा आयोजन किया जाना है। कांग्रेस संगठन ने महासम्मेलन का आयोजन किया है। भूपेश बघेल समेत बड़े नेता शामिल होंगे सम्मेलन में। किसान महासम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी, जिसमें धान खरीदी में फोकस रहेगा। धान खरीदी में अव्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, बढ़ते बिजली बिल, जमीन रजिस्ट्री की दरों में वृद्धि और तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा होगी। साथ ही श्री सीमेंट परियोजना को लेकर भी यहां पर सियासत तेज होती नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस यहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। विधायक यशोदा वर्मा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करेंगी इस मामले में। उन्होंने सभी ग्रामीणों ने जाकर के कलेक्टर SDM महोदय के समक्ष कल ज्ञापन सौंपा है। अगर ये जन सुनवाई निरस्त नहीं होता है तो निश्चित तौर पे एक उग्र आंदोलन होगा, जिसके लिए प्रशासन को पहले ही जवाबदेही होगी। ये कंपनी, ये जो क्षेत्र है हमारा, विवाद इस बात पर है कि हम यहाँ पर संपन्न हैं, खुश हैं। किसान अभी किसी से भी पूछ लो, किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है, खेती करके बहुत शांति से जी रहा है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कृत्य कर रही है कि हजारों लाखों लोगों का पेट मारने का काम कर रही है। किसान सम्मेलन में उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं कि कम से कम 4,000 लोग हमारे जिले में से लोग आएंगे और आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस भाजपा की सरकार के खिलाफ किसानों की आवाज को रखेंगे। और हमारे दोनों विधायक, रायगढ़ के पूर्व विधायक, हमारे पूर्व के विधायक, हमारे जिला। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नितिन जुड़ चुके हैं। और नितिन, खैरागढ़ की छुई खदान में किसान महासम्मेलन का कांग्रेस संगठन यहां पर आयोजन कर रहा है। इसमें तमाम तरह के विषयों पर चर्चा होगी। धान खरीदी के अलावा भी कई विषयों पर यहां पर फोकस रखा जाएगा। चिरायु, निश्चित तौर पर आज 2 बजे के आसपास भूपेश बघेल यहाँ पर आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो है, ये भूपेश बघेल छुई खदान की शहीद नगरी पे आने वाले हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस कार्यालय भवन है जहां पर भूपेश बघेल अपनी सभा लेंगे और यहाँ पर स्टेज सज चुका है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा कि ये स्टेज है, यहाँ पर सज चुका है। यहाँ 2 बजे के आसपास भूपेश बघेल आम सभा लेंगे, किसान महासम्मेलन होगा। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 4,000 के आसपास यहाँ पर किसान जुटेंगे और यहाँ पर खैरागढ़ विधानसभा और डोंगरगढ़ विधानसभा के दोनों विधायक हसीता बघेल और यशोदा वर्मा भी पहुंचेंगे, जहां पर किसान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ चिरायु, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सीमेंट की जो फैक्ट्री है जिसका 40 गांव के किसान विरोध कर रहे हैं, उस पर भी सियासत गर्म होती नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ की विधायक हसीता बघेल और डोंगरगढ़ विधानसभा की हसीता बघेल जो विधायक हैं, और वहीं खैरागढ़ विधानसभा की विधायक यशोदा वर्मा है, वो यहाँ पहुंच रही है। और किसानों का आरोप है कि अभी तक के विधायकों के द्वारा
की सीमेंट फैक्ट्री के मामले में एक भी बयान नहीं आया है, जिस पर आज सुबह ही प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है कि खैरागढ़ विधानसभा की विधायक यशोदा वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं इस मामले को लेकर, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भूपेश बघेल जब यहां पर आएंगे नितिन, अब देखना इस होगा मामले कि पर इस भी सभी सियासत मामलों को गर्म हो लेकर कांग्रेस किस तरह से इस महासम्मेलन में प्रदर्शन करती है। साथ ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आखिर में होगी, इससे और चीजें साफ होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों ने ठेकेदार को बंधक बनाया है। ठेकेदार के सहयोगी ने भागकर अपनी जान बचाई है। बीजापुर के इरापल्ली कैंप पहुंचा है सहयोगी। नक्सलियों ने ठेकेदार के साथ मारपीट की है, ये बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि ठेकेदार सड़क निर्माण का काम करता था, जिसे नक्सलियों ने यहां पर बंधक बनाया है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने ठेकेदार को बंधक बनाया है, उसके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि ठेकेदार के साथ उसका एक सहयोगी भी था वहां पर, जिसने भागकर अपनी जान बचाई और वो भागकर बीजापुर के इरापल्ली कैंप जाकर पहुंचा, जहां उसने सुरक्षा बलों को इस घटना की जानकारी दी। जिसके बाद अब सुरक्षा बल इस मामले में जांच कर रही है, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। तो नक्सलियों ने ठेकेदार के साथ मारपीट की है, ये बात भी सामने आई है। ठेकेदार सड़क निर्माण का कार्य करता था और इसी ठेकेदार को यहां पर नक्सलियों ने बंधक बनाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे पास युकेश चंद्राकर जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। युकेश, ये क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? ठेकेदार को नक्सलियों ने यहां बंधक बनाया है और साथ ही मारपीट भी की गई है। चिरायु, जिस तरह की खबर निकल कर आ रही थी और जिस तरह की खबर को लेकर के यहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने पुष्टि की, ये बहुत गंभीर मामला हो जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आप माओवाद का खात्मा होता हुआ देख रहे हैं, वहीं पर सड़क बनाने वाले, उन क्षेत्रों में सड़क बनाने वाले ठेकेदार के अपहरण की सूचना सामने आ रही है, जिन क्षेत्रों में लंबे समय से माओवादियों ने किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया था और उन क्षेत्रों के ग्रामीणों को बाहर निकलने नहीं दिया था। जिन क्षेत्रों के ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और विकास के मार्ग से जोड़ने के लिए जो है सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, उस सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार, जिसका नाम इम्तियाज अली बताया जा रहा है, उसे किडनैप किए जाने की खबर आ रही है। और ये बहुत गंभीर खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उस ठेकेदार की जिंदगी अभी बहुत ज्यादा खतरे में होने की बहुत बड़ी आशंका है। अगर माओवादियों की तरफ से निचले कैडर ने अगर उस ठेकेदार को पकड़ा है तो ये चिंताजनक स्थिति है। चिरायु, अगर मानकर चलिए कि किसी तरह की सूचना नक्सलियों की तरफ से आज अगर दोपहर के पहले तक आती है तो ठेकेदार की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो यही मिल रही है कि बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी इम्तियाज के साथ में। जी चिरायु। जी युकेश, वाकई एक संवेदनशील मामला है, जहां एक तरफ नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, पर वहीं पर इस तरह की घटना सामने आती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायगढ़ में चौथे दिन भी ग्रामीणों का विरोध जारी है। जिंदल की जन सुनवाई का यहां विरोध कर रहे हैं। मैदान के चारों ओर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई है। जन सुनवाई ना होने के लिए ये मानव श्रृंखला महिलाओं द्वारा बनाई गई है और अभी तक मैदान में जन सुनवाई के लिए टेंट नहीं लग पाया है। जिंदल के लिए यहां आज जन सुनवाई होनी थी, जिस मामले पर ग्रामीण यहां विरोध कर रहे हैं और शुक्रवार दोपहर 3 बजे से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज चौथा दिन होने के बाद भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है। जन सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर तय की गई थी, आज 8 दिसंबर आ चुकी है, लेकिन अब तक यहां पर जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अश्विनी मालाकार जुड़ चुके हैं लाइव। अश्विनी, रायगढ़ में आज चौथे दिन भी यहां ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन जारी है और आज मानव श्रृंखला बनाकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल चिराई, लगातार जो ग्रामीण है जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। 3 रात से ग्रामीण इसी मैदान पर डटे हुए थे जहाँ जन सुनवाई होनी है और आज जन सुनवाई की तारीख भी आ गई है। लेकिन उससे पहले जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं, पुरुष, उन्होंने किस प्रकार से जो मानव श्रृंखला बना ली है उसकी तस्वीर देख लीजिए कि किसी को भी मैदान के भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। जिस मैदान में जन सुनवाई होनी है वहां तक पहुंचने नहीं देना। इसकी जो तैयारी है ग्रामीण कर ली है। आगे की लाइन में महिलाएं दिख रहे हैं, पीछे ठीक है जो पुरुष है वो खड़े हैं, बातचीत भी करेंगे, लोगों से जानेंगे। आप लोग मानव श्रृंखला बना के खड़े हैं, बताएंगे जन सुनवाई निरस्त करेंगे। हाँ, मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं आप लोग। हम हमारे जमीन नहीं देंगे, जन सुनवाई होने नहीं देना। ठीक है चिरायु, देखिए यहाँ की जो विधायक है विद्यावती सिद्धार्थ 3 रात से ग्रामीणों के साथ डटी हुई हैं। आज रात भी डटे, उनसे ही बातचीत करेंगे। मैडम, लगातार ग्रामीणों के साथ डटे हैं, आप भी बताएंगे। देखिए 5 तारीख को पूरा 14 गांव में जन सुनवाई के लिए लगातार यहाँ के ग्रामीण बैठे हुए हैं और मैं भी इनके साथ में लगातार दिन रात बैठी हूँ और आज यहाँ पर
उसके द्वारा घेराबंदी किया गया है। यहाँ पर जन सुनवाई होने वाले उसको घेराबंदी किया गया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज जो नवीन जिंदल जी जो इस जन सुनवाई करवा रहे हैं और शासन भी उनके साथ में है, प्रशासन भी उनके साथ में है, मैं जनता को और सभी को कहना चाह रही हूँ कि नवीन जिंदल अपने घर में खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज ये 14 गांव उजड़ रहा है। 14 गांव का दुख दर्द नहीं कैसे समझ खुशी पा मना रहे रहे हैं नवीन जिंदल जी? उनके घर में शादी हो रहा है तो ये खुशी है उनके लिए, लेकिन आज तो हमारे लिए दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में किसी को दुख दे के वो अपने घर में खुशी मना रहे हैं, क्या उनका खुशी सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और जनता का आवाज है कि यहाँ जन सुनवाई निरस्त किया जाए, इसलिए आज हम ठीक है, निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी खड़े हैं, बताएंगे एक ही मांग जी है। अश्विनी, आप बात करते रहिए यहाँ पर लोगों से। तमाम जानकारी यहाँ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 13 दिसंबर को गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, जहां बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर 3000 खिलाड़ी यहां पर इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। करीब 500 नक्सल पीड़ित लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को रहेंगे, जहां पर वो बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का समापन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिला स्तर पर जीते 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और करीब 500 नक्सल पीड़ित लोग भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर चर्चा होगी। धान खरीदी की गाइडलाइंस दर की यहां पर समीक्षा हो सकती है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक की शुरुआत होगी और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यहां रणनीति तैयार की जाएगी। धान खरीदी की गाइडलाइन दरों पर भी यहां पर समीक्षा हो सकती है। तमाम मुद्दों के साथ धान खरीदी पर फोकस किया गया है और साथ ही यहां पर जमीन रजिस्ट्री की दरों पर भी बातचीत होना संभव है। जिस तरह के प्रदेश में हालात दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि सरकार इस पर एक बार फिर विचार करे, लेकिन संभावना यहां पर जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में 9 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ये बैठक लेंगे। 2025-26 बजट के कई प्रस्तावों की यहां पर समीक्षा की जाएगी। विभागों के भेजे हुए प्रस्तावों की यहां पर समीक्षा होगी, चर्चा की जाएगी। प्रमुख योजनाओं की जमीनी हकीकत पर भी यहां चर्चा होगी, फीडबैक लिया जाएगा। 2024 से 2026 तक के कार्यों की वित्त स्थिति का ब्यौरा यहां पर सचिव लेंगे और बैठक में विभागीय कार्यों की आगामी कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। तो रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। 9 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक यहां रायपुर में होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बैठक में हिस्सा लेंगे। 2025-26 के बजट को लेकर कई प्रस्ताव यहां पर मिले थे, जिनको लेकर समीक्षा की जाएगी। विभागों के भेजे हुए प्रस्ताव पर ही यहां पर चर्चा होगी और जो योजनाएं चल रही हैं उन पर यहां पर फीडबैक लिया जाएगा और आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, खबर बिलासपुर से है, जहां 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों का ब्याज का लालच देकर ये शिकार बनाते थे लोगों को और इस फर्जीवाड़े में फंसाते थे। पीड़ित ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 2 आरोपियों को दबोचा। आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी यहां ब्याज में मुनाफा दिखाते थे और ऐसा लालच देते थे जिससे जो लोग थे वो इनके झांसे में आ जाते और उसके बाद फिर इस फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते। पीड़ित ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। 73 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला था, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अब इस मामले में पुलिस इन 2 आरोपियों से आगे पूछताछ कर रही है और इनके गिरोह के और सदस्यों के तार खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पुलिस को अनुमान है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है, जिस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलिए खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां पर पत्थल गांव के नेशनल हाईवे 43 पर 2 दिन पहले बनाई गई सड़क के उखड़ने से बड़ा सड़क निर्माण घोटाला सामने आ गया है और नई यहां पर डीमाकृत सड़क के टूटने पर स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में पाया गया कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके कारण जो तस्वीरें सामने आई उससे लोग वाकई नाराज हैं और नई बनी हुई सड़क बनते ही टूटने लगी है।
तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में करोड़ों की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है और एक तरफ सड़क प्रत्येक गांव कस्बों को सड़क से जोड़ने का दावा कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदार शासन की मंशा को ध्वस्त करने में कोई कसर छोड़ते हुए यहां नजर नहीं आ रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम गिरसा की और यहां से किसरा तक बन रही 13 किलोमीटर सड़क की, जहां पर गिरसा के ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। फिलहाल अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है। इसमें जो रोड बना है सब लोकल बन रहा है, 2 इंच नहीं डाल रहा है इसमें, और साफ सफाई नहीं हुआ है। पूरा इसमें मटेरियल है, पूरा 12 फीट है, वो भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? इसको सही तरीका से बनाए अपन एस्टीमेट से। मैं बोला था डामर अच्छा से लगना चाहिए और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, साइड से कावा को 3 में गाड़ी चलते तो साइड नहीं मिले, तब मिलना चाहिए और डामर लगना चाहिए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को राजनांदगांव प्रवास पर रहे और उन्होंने खेल, सामाजिक कार्यक्रम और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सबसे पहले वे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही थी, वहां पर वो शिरकत करते हुए नजर आए और उप मुख्यमंत्री ने खुद धनुष बाण यहां पर उठाया और निशाना भी लगाया। खिलाड़ियों को यहां पर हौसला बढ़ाया और उन्होंने युवा तीरंदाजों से बात की और साथ ही उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही खेल योजनाओं के बारे में बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसके बाद वे साहू सदन पहुंचे, जहां साहू समाज के सम्मेलन में वो शामिल हुए। ये युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें वो शामिल हुए। तीरंदाजी का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी तीरंदाजी के ट्रेनिंग ले रहे सभी तीरंदाजों से मिलने का अवसर मिला, बातचीत की। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। राहुल साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे कोच लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं सुदूर अंचल के बच्चे, और उनमें बहुत प्रतिभा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनांदगांव का नाम जिस तरह से हॉकी के क्षेत्र में है, वैसे तीरंदाजी के क्षेत्र में होगा।